नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही खास सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो हमारे देश में लगभग हर घर में पकती है। हम इसे बैंगन कहते हैं। कई लोग इसे एगप्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये पूरे साल अच्छी इनकम दे सकती है। बाजार में इसकी ज्यादा डिमांड के कारण बैंगन उगाना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। यह एक ऐसी फसल है जिस पर कई छोटे और बड़े किसान अपनी रोजी रोटी के लिए भरोसा करते हैं, जिससे यह कई किसान परिवारों के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन जाती है। पूरे भारत में बैंगन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। आप इसे शहर के बाजारों में और गांव के हाटों में भी देख सकते हैं। लोग इसे कई अलग अलग डिशेज में पसंद करते हैं, स्वादिष्ट बैंगन के भरते से लेकर क्रिस्पी पकौड़ों तक। इस लगातार डिमांड का मतलब है कि बैंगन उगाने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने में शायद ही कभी दिक्कत होती है। यह एक वर्सटाइल सब्जी है जो हर क्षेत्र के लोगों के डाइट में फिट बैठती है। यही कारण है कि इसकी खेती इतनी फैली हुई है। यह लगभग हर राज्य में उगाया जाता है, जो दिखाता है कि यह फसल कितनी अडेप्टेबल और पसंद की जाने वाली है। यह व्यापक पॉपुलैरिटी किसानों के लिए एक स्टेबल मार्केट सुनिश्चित करती है, जो सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। बैंगन की खेती के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि इसे अलग अलग सीजन में उगाया जा सकता है। यह किसानों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कुछ फसलों के विपरीत, जिन्हें साल में केवल एक बार लगाया जा सकता है, बैंगन को अक्सर 2 या 3 बार लगाया जा सकता है। इसका मतलब है बाजार में लगातार सप्लाई और किसान के परिवार के लिए इनकम का लगातार फ्लो। यह रेगुलर कैश फ्लो घर के खर्चों को मैनेज करने और फार्म में फिर से इन्वेस्ट करने में मदद करता है। एक किसान के लिए एक ऐसी फसल होना जो पूरे साल पैसे देती है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह एक सिंगल सीजनल हार्वेस्ट पर निर्भर रहने से जुड़े रिस्क को कम करता है। इसलिए बैंगन की सही तरीके से खेती कैसे करें, यह समझना हर किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जमीन से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस डिस्कशन में हम बैंगन की खेती के बारे में सब कुछ सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम मिट्टी तैयार करने से लेकर चमकदार हेल्दी बैंगन की हार्वेस्टिंग तक सभी डिटेल्स को कवर करेंगे। मेरा लक्ष्य आपको सिंपल और प्रैक्टिकल जानकारी देना है, जिसका आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकें। तो आइए इस सफर को एक साथ शुरू करें और एक सफल बैंगन की हार्वेस्ट के रहस्यों को जानें, जो आपके घर में खुशहाली लाएगी। अच्छी बैंगन की फसल के लिए सही क्लाइमेट बहुत जरूरी है। बैंगन एक ऐसा पौधा है जिसे गर्म मौसम पसंद है। यह तब सबसे अच्छा उगता है जब दिन लंबे और धूप वाले होते हैं। इसके विकास के लिए आइडियल टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह ठंडे मौसम और पाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पाला पौधों और फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको कम फल मिलेंगे। इसलिए इसे आमतौर पर गर्मियों और बारिश के सीजन में उगाया जाता है। उन क्षेत्रों में जहां सर्दियां ज्यादा कठोर नहीं होती हैं, इसे सर्दियों की फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। ज्यादा ठंड के बिना एक लंबा ग्रोइंग सीजन एक हेल्दी और प्रोडक्टिव बैंगन का पौधा प्राप्त करने की कुंजी है। अब मिट्टी के बारे में बात करते हैं। बैंगन कई तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन यह उस मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है जो रिच और वेल ड्रेनेड होती है। लोमी और सैंडी लोम मिट्टी को इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी गहरी और उपजाऊ होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि खेत में पानी न रुके, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं और पौधों को नुकसान हो सकता है। मिट्टी का पीएच, जो हमें बताता है कि यह एसिडिक है या अल्कलाइन, 6.0 और 6.8 के बीच होना चाहिए। यह पौधे के लिए मिट्टी से सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने और मजबूत और हेल्दी उगने के लिए आइडियल रेंज है। सही बीज की वैरायटी चुनना एक सफल हार्वेस्ट के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है। आज बैंगन की कई इंप्रूव्ड वैरायटीज उपलब्ध हैं जो ज्यादा उपज देती हैं और बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं। कुछ पॉपुलर वैरायटीज में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति और अर्का नवनीत शामिल है। आपको एक ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो आपके क्षेत्र के क्लाइमेट के लिए अच्छी तरह से सूटेड हो और आपके लोकल मार्केट में जिसकी अच्छी डिमांड हो। हमेशा एक भरोसेमंद सोर्स से बीज खरीदें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अच्छी क्वालिटी के हैं।
अच्छे बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे और मजबूत सीडलिंग्स पैदा करेंगे जो एक अच्छी फसल की नींव है। एक बार जब आपके पास बीज हो जाए तो आपको बुवाई के सही समय के बारे में सोचना होगा। बुवाई का समय आपके क्षेत्र और आप जिस सीजन को टारगेट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। बारिश के सीजन की फसल के लिए बीज आमतौर पर जून में बोए जाते हैं। सर्दियों की फसल के लिए बुवाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है और गर्मियों की फसल के लिए आप फरवरी और मार्च में बीज बो सकते हैं। बीजों के लिए नर्सरी बेड तैयार करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और सीडलिंग्स उगाने की सुविधा देगा। इससे पहले कि आप उन्हें में ट्रांसफर करें, यह छोटे पौधों को जीवन में एक बेहतर शुरुआत देता है। मेन फील्ड को ठीक से तैयार करना एक बहुत जरूरी काम है। मिट्टी को नरम और महीन बनाने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद खेत को समतल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पूरे खेत में पानी समान रूप से फैले। एक अच्छी तरह से तैयार खेत बैंगन के पौधों की जड़ों को गहराई तक बढ़ने और आसानी से फैलने देता है। यह पौधे को मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हेल्दी ग्रोथ होती है। तैयारी के दौरान खेत से सभी खरपतवारों और पुराने फसल के अवशेषों को हटाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नए पौधों के लिए कंपटीशन कम हो जाता है। फाइनल जुताई से पहले आपको मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय का गोबर या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। इसे फार्मयार्ड मैन्योर कहते हैं। आपको प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 टन यह खाद डालनी चाहिए। यह अनऑर्गेनिक खाद मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाती है। यह मिट्टी की संरचना और पानी को रोकने की उसकी क्षमता में सुधार करती है। यह पौधों को लंबे समय तक धीरे धीरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। खाद डालने के बाद खेत की आखिरी बार जुताई करके इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। यह सुनिश्चित करता है कि फर्टिलिटी समान रूप से फैली हुई है, जिससे हर पौधे को अच्छी शुरुआत मिलती है और फसल चक्र के दौरान उसकी ग्रोथ में मदद मिलती है। नर्सरी में लगभग 4 से 5 हफ्ते के बाद आपके सीडलिंग्स ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। सीडलिंग्स में 4 से 5 पत्तियां होनी चाहिए और वे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे होने चाहिए। उन्हें नर्सरी से बाहर खींचने से पहले आपको नर्सरी बेड को हल्का पानी देना चाहिए। इससे उनकी नाजुक जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सीडलिंग्स को उखाड़ना आसान हो जाता है। एक हेल्दी और मजबूत सीडलिंग मैन फील्ड में जल्दी स्थापित हो जाएगा और तेजी से बढ़ेगा। सीडलिंग्स को शाम को ट्रांसप्लांट करना हमेशा बेहतर होता है। यह पौधों को रात भर ट्रांसप्लांटिंग के शौक से उबरने में मदद करता है और पानी के नुकसान को कम करता है। जब आप सीडलिंग्स को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आपको उनके बीच सही दूरी बनाए रखनी चाहिए। स्पेसिंग बैंगन की वैरायटी और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर आपको पंक्तियों के बीच लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। एक ही पंक्ति में एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह प्रॉपर स्पेसिंग बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और बढ़ने के लिए जगह मिले। यह आपको खरपतवार निकालने और स्प्रे करने जैसे अन्य काम करने में भी आसानी देता है। अच्छी बैंगन की फसल के लिए प्रॉपर इरिगेशन यानी पानी देना बहुत जरूरी है। पौधों को लगातार नमी की जरूरत होती है, खासकर फूल आने और फल बनने के स्टेजेस के दौरान। पहला इरिगेशन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद देना चाहिए। यह सीडलिंग्स को मिट्टी में जमने में मदद करता है। उसके बाद आपको गर्मियों में हर 7 से 10 दिन में और सर्दियों में हर 10 से 15 दिन में खेत को पानी देना चाहिए। हालांकि आपको ज्यादा पानी न देने का ध्यान रखना होगा। ज्यादा पानी से बीमारियां और जड़ सड़न हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यह पानी बचाता है और इसे सीधे जड़ों तक पहुंचाता है। ज्यादा उपज पाने के लिए आपको पौधों को सही न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। खेत तैयार करते समय आपने जो फार्मयार्ड मैन्योर डाला था, उसके साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की एक बैलेंस डोज जरूरी है। एक जनरल रिकमेंडेशन यह है कि ट्रांसप्लांटिंग के समय नाइट्रोजन की आधी डोज और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज देनी चाहिए। बची हुई आधी नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोज में देना चाहिए, पहली ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिनों बाद और फिर 60 दिनों बाद। यह बढ़ते पौधों को न्यूट्रिएंट्स की लगातार सप्लाई देता है, जिससे उन्हें ज्यादा फल पैदा करने में मदद मिलती है। कीटों और बीमारियों को कंट्रोल करना बैंगन की खेती में एक बड़ी चुनौती है।
फल और तना छेदक एक बहुत ही कॉमन और विनाशकारी कीट है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको प्रभावित शूट और फलों को जैसे ही आप उन्हें देखें हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। आप नर कीटों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिड्स और जैसिड्स जैसे अन्य कीटों के लिए आप नीम के तेल का घोल स्प्रे कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी वैरायटीज का इस्तेमाल करना कई बीमारियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा पहले ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर और एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। बैंगन के फल ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 60 से 70 दिनों बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको फलों को तब हार्वेस्ट करना चाहिए जब वे एक अच्छे साइज के हो जाएं और उनका रंग चमकदार और अट्रैक्टिव हो। उन्हें पौधे पर ज्यादा पकने न दें क्योंकि वे अपनी क्वालिटी खो देंगे। हार्वेस्टिंग नियमित रूप से हर 4 से 5 दिनों में करनी चाहिए। मेरे किसान दोस्तों के लिए यहाँ एक आखिरी टिप है। अपनी उपज बढ़ाने के लिए फसल चक्र का अभ्यास करें और अपने खेतों को साफ रखें। एक अच्छी तरह से मैनेज्ड फार्म हमेशा आपको बेहतर हार्वेस्ट और ज्यादा प्रॉफिट देगा। इन सिंपल टिप्स के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आप बैंगन की खेती में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।